विद्या भारती। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं, सभी सखियों को चंचल वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्यारी बुआ, मेरा भी नमस्कार आपको। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार स्नेह तुमको। और भाई आज देखो वट सावित्री है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तमाम बहनों ने, बिटिया ने, बहुओं ने, सब ने बरगद के वृक्ष की पूजा की और मंगल की कामना की, सुहाग रहे अमर इसकी कामना की। लेकिन वट वृक्ष की जो पूजा करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक जो हमारा जीवन है या सामाजिक दायरा है उससे भी बहुत बड़ा सरोकार है ना। वो कैसे बुआ? अरे जब हम वृक्ष की पूजा करेंगे तो उसको कटते हुए तो नहीं देखेंगे ना, देखो है कि नहीं। इसीलिए तो समय समय पर अलग अलग वृक्षों की पूजा का विधान है। और वट वृक्ष जो है वो तो जानते ही हैं सब लोग कि कितना घना होता है, बहुत पुराना भी रहता है और उसकी जो शाखाएं हैं फिर पलट कर नीचे आ जाती हैं जमीन में, है ना, नया वृक्ष बन जाती हैं। सबसे लंबे आयुष्य वाला वृक्ष इसे हम कह सकते हैं। और जितना बूढ़ा बरगद होता है वो उतना ही मजबूती से वहां अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और आज के दिन उसका जो एक छोटी सी जो कली होती है, सुंगा भी कहते हैं इसको, बरगदाई अमावस्या भी कहते हैं, वट पूर्णिमा भी कहते हैं, अलग अलग ढंग से लोग मनाते हैं ना। और उसको कुछ लोग निगलते हैं, है ना। और उसका जो है महत्व है हमारी खास तौर से बहनों के लिए, महिलाओं के लिए और उनके गर्भाशय से संबंधित विकारों के लिए उसका महत्व है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ ये जो हमारे पूजा पाठ बने वो इसीलिए बने ना। बिल्कुल, इनके सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सब तरह के महत्व हैं और बहुत जरूरी है। ये हमारे परंपराओं को भी जीवित रखते हैं, होती रहनी चाहिए ये। बिल्कुल। और देखो बहुत सारे बच्चे तो पहचानते ही नहीं है कि बरगद का पेड़ कौन सा होता है। कम से कम इसी बहाने पहचानेंगे कि भाई जहाँ धागा लपटा हुआ है, मौली लिपटी हुई है, 7 फेरे लेती हैं हमारी बहनें, सुबह उन्होंने पूजा की। अच्छा, एक बात और है, जैसे इस समय खरबूजे का मौसम है, आम का मौसम है, तो ये सब दान भी किया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे आसपास लोग जो रहते हैं जो नहीं सक्षम हैं उन्हें भी ये सब मिल जाए, है ना। और इसके अलावा इन फलों में रस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ये भी एक उससे जुड़ी हुई बात ही है। बिल्कुल, सब चीजें इसीलिए जुड़ी हुई हैं। और पहले के जमाने में हाथ से चलाने वाले पंखे आदि भी दान किए जाते थे, है ना, ताकि सबको ये सब चीजें सुविधाएं मिल सकें। और देखो मौसम की जब बात आती है तो हमारे सिर्फ ये तीज त्योहार नहीं होते हैं, उसके संग संग गीत भी होते हैं, बहुत सारे गीत जो हैं सिर्फ मौसम से जुड़े हुए हैं, है ना। और वहीं तो आज हम उनकी बात करेंगे। बिल्कुल, स्वास्थ्य की बात करेंगे। मौसम की बात है तो स्वास्थ्य की बात भी होगी, जैसे हर मौसम में स्वास्थ्य के लिए जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसको जानना जरूरी है, जिसे हम हाइजीन भी कहते हैं जी। तो हाइजीन की बातें होंगी, यानी कि स्वास्थ्य की बातें होंगी, स्वच्छता की बातें होंगी। तो स्वच्छता हमारी जो है स्वास्थ्य से जुड़ा तो है ही, सभी जानते हैं, लेकिन किस किस तरह से जुड़ा है इस पर बात करेंगे। और एक कला जो है वो बहुत जबरदस्त होती है ना, वो है सुनने की कला। हम इसीलिए चुप हो गए। लेकिन हम तो आपको सुनना चाहते थे बुआ। देखो ऐसा है ना कि हम बहुत बोल चुके। अरे बुआ, लेकिन जब बड़े कहते हैं और छोटे सुनते हैं ना तो उसमें एक अलग आनंद होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है बुआ उसमें। तो हम उस पर और भी आगे चर्चा करेंगे भाई विस्तार से। ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें अनुभव बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मौका मिले तो बड़ों को भी सुन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय वही सुनाए, है ना। और बुआ आज हम सुनेंगे अजिता श्रीवास्तव के बारे में। हाँ भाई, उनकी बात करेंगे। तो ये है लोक गायिका, है ना, और ये गाती हैं कजरी। कजरी गायन शैली का जन्म हुआ मिर्जापुर, इसके आसपास का क्षेत्र ही माना जाता है वैसे तो। और जो ये गायकी है ये लुप्त हो रही है, ये जो शैली है इसे जीवित रखने का काम कर रही हैं अजिता श्रीवास्तव। ये एक भारतीय गायिका हैं, शिक्षाविद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लोक गायन की इस विधा कजरी का प्रचार प्रसार भी करती हैं और ताकि ये आगे तक चलती रहे। और भी बहुत सारे लोग हैं, इसके संग अजिता श्रीवास्तव भी हैं और इनके योगदान के कारण ही उन्हें कई बार कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। बुआ कहते हैं कि कजरी जो है एक ऋतु गीत, यानी कि एक मौसम में खास तौर पे गाई जाती है। सावन के महीने में बहुत पुरानी परंपरा है कि कजरी गाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में कजरी को कजली भी कहते हैं। मिर्जापुर के आसपास माँ विंध्यवासिनी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे कजला देवी कहते हैं, वहीं से कजरी की उत्पत्ति हुई और बनारस में कजरी मिर्जापुर से ही पहुंची और वहां पर बहुत अच्छे से इसे अपना भी लिया गया। जी हाँ, इन गीतों में विरह का बहुत मार्मिक वर्णन मिलता है। कई गीत श्रृंगार रस के भी दिखाई देते हैं। कई गीतों में प्रकृति वर्णन का सुंदर चित्रण मिलता है। कजरी गायन की बहुत सारी शैलियां भी हैं।
कुछ में ठुमरी विशेष रूप से दिखाई देती है। और अजीता श्रीवास्तव जो है, इनका अगर हम थोड़ा सा परिचय की बात करें तो ये बनारस में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में जो है वहाँ इनका जन्म हुआ और प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति से ही संगीत की शिक्षा इन्होंने पूरी की। गोरखपुर विश्वविद्यालय से और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर यानी एमए की भी एमए पास किया इन्होंने। जी हाँ, वाराणसी के ही संगीतज्ञ विख्यात जो थे, जिन्हें कभी कभी मतलब जो लोक गायक थे और वैसे तो शास्त्रीय भी गाते थे, पंडित महादेव मिश्र की ये शिष्या हैं। उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने मधुर आवाज़ के साथ साथ कजली गायन शैली को आगे बढ़ाने का काम किया है। अजीता श्रीवास्तव पर्यटन विभाग और सूचना विभाग के सहयोग से देश विदेश में इसकी पहचान बढ़ा रही हैं। साल 1977 की बात है जब कॉलेज में एक प्रवक्ता के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया और साथ ही साल 1980 में ऑल इंडिया रेडियो के वाराणसी केंद्र के साथ इन्होंने अपने रेडियो करियर की शुरुआत भी कर दी। रेडियो के अलावा वो लखनऊ दूरदर्शन, संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, NCZCC, प्रयागराज सहित बहुत सारे विशेष जो विभिन्न संगठन हैं उनसे जुड़ी हुई हैं और इनके चलते बहुत सारे प्रदर्शन भी कर चुकी हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे मंत्रालय जैसे पर्यटन है, संस्कृति है, फिर दिल्ली सरकार है, भारतीय सेना, अन्य स्थानों पर कला के प्रदर्शन के लिए 2017 से 18 में वे 40 साल के शिक्षण करियर के बाद सेवानिवृत्त हुई। तब से उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कजरी और अन्य लोकगीत के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए अपना समय पूरी तरह से समर्पित कर दिया और इस गायन शैली को जिंदा रखने की कोशिश में लगातार जुटी हुई हैं। और ये जो विधा है गायकी की, कजरी जिसे हम कह रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका संरक्षण, प्रचार प्रसार, इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया और 2022 में इन्हें हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चौथा जो है पद्मश्री, उससे नवाजा गया। पद्मश्री मिलने के बाद खुद अजीता जी ने बताया कि इस सम्मान की वजह से लोकगीत कजरी का और मान बढ़ गया और उन्होंने कहा कि कजरी के प्रति लोगों का लगाव भी और बढ़ेगा। अपने जनपद की पहली महिला लोकगीत गायिका हैं पद्मश्री पुरस्कार से जिन्हें सम्मानित किया गया है। और बुआ यही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो साल 1921 में विश्व हिंदी शोध संवर्धन पुरस्कार, कजली कोकिला पुरस्कार, योग्य शिक्षा एवं कजली गायिका पुरस्कार, सार्क फोसवाल पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार, इन सबसे भी उन्हें सम्मानित किया गया है। जी हाँ, और 2020 में काशी आनंद सम्मान, 2019 में हरित उत्तर प्रदेश, स्वच्छ उत्तर प्रदेश विशिष्ट सम्मान, कजली कार्यशाला मुख्य प्रशिक्षिका पुरस्कार, नमामि जागृति सम्मान, 2011 में वैश्य गौरव सम्मान और इसी तरह से तमाम पुरस्कार उन्हें मिले हैं। और बिल्कुल ये जरूरी है कि इस तरह के आयोजन होते रहें ताकि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है और सालों से, सदियों से ये गीत हमारे देश की पहचान बने हुए हैं। जी हाँ, और इसमें जो है ना विरह के संग संग बड़ी नोकझोंक वाला भी मामला रहता है कजरी में और बिल्कुल इस तरह से इसकी गायकी होती है कि बिल्कुल मन झूम जाता है और लगता है कि बारिश हो रही है और पैर थिरकने लगते हैं। वो कजरी की जब बात हुई तो आपने कहा कि इसमें विरह भी होता है, नोकझोंक भी होती है, तो एक विरह जिस गीत में है और एक लड़की जो अपने माता पिता से कह रही है कि सावन का महीना है बुला लो, देखा ना, मन झूम गया। झूम गया और रोंगटे खड़े हो गए। बुआ, एक बेटी की पुकार थी इसमें। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जो धुन होती है लोक गीतों की, लोक परंपराओं वाला जो उसका आनंद है, जिसको कहते हैं ना कि एक अलग सी अपनेपन की खुशबू होती है, सौंधापन, मिट्टी का जो एक रंग लिए हुए होती हैं ये गायकी, ये मन को छू लेती हैं। बिल्कुल, और सुनने में बड़ा आनंद आता है ना। लेकिन जब हम बोलते हैं तब सुनने का मन नहीं करता है। कुछ बातें अगर अच्छी हैं, रोचक हैं, तो जरूर सुनने में मन लगता है। और बुआ, सुनने की कला इसी को तो कहते हैं। हमारे आपसी संबंध में अक्सर ये चीज देखी जा सकती है कि सच्चा लगाव या अपनापन, इसकी बड़ी कमी होती जा रही है। हमारे आनंद की कुंजी होती है हमारे संबंध, और संबंध बनाए रखने के लिए संवाद भी तो जरूरी होता है। और संवाद बुआ तब हो सकता है ना जब बहुत धीरज से हम सामने वाले की बात को सुन लेते हैं। लेकिन होता तो यह है ना कि हम कहने को आतुर रहते हैं। अरे तो हम ये भी तो सोचते हैं कि सामने वाला सुन ले, यही कला वो जागृत कर ले अपने अंदर। हाँ, इसीलिए बार बार एक शिकायत अक्सर लोग करते हैं। हाँ। घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल, कॉलेज, सब लोग यही कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। माँ बाप भी कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं। बच्चे कहते हैं माँ बाप नहीं सुनते। हाँ, तो ये बात है ना? भाषा एक जैसी है जो हम बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलत फहमियां होती रहती हैं। और कारण क्या है बुआ कि हम कहते कुछ हैं, सामने वाला सुनता कुछ है
और उसके बाद समझा तो बिल्कुल ही कुछ और जाता है। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग मुद्दा है। और लेकिन फिर भी अगर हम सामान्य तौर पर से बोलने और सुनने की बात करें तो फ़र्क बहुत है, क्योंकि बोलने की कला तो हमें बखूबी सिखाई जाती है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमसे कहा जाए कि भाई सुना करो। और धैर्य से सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि हम तो मान के चलते हैं कि जो बड़ा मतलब धैर्यवान है, या मतलब जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो चुप रहता है। अच्छा, है ना भाई, सुनना मतलब कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो जाहिर है कि तुम अगर कुछ बोल रही हो तो हम उसमें इजाफा करेंगे। हाँ, तो यही सोच कर हाँ, प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन हमारे साथी कहते हैं कि सच है, अच्छे श्रोता बनना भी एक तरह से आपकी कला है। सुनने की कला, सहन शक्ति आपकी तबीयत को बताता है। हम पहले कम सुनते थे, जब समय के साथ हमारे अच्छे श्रोता बनकर मंत्र मुग्ध सुनने की कला का विकास हुआ है। बस वक्ता आप लोगों की तरह हो। तो खैर, ये तो इन्होंने अलग बात कही है कि वक्ता आपकी तरह हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको कुछ गड़बड़ भी लग रहा है तो बहुत देर तक या कुछ देर तक तो सुनना ही चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि जो हमारे अच्छे संबंध किसी से अगर बनते हैं तो उसका आधार या बुनियाद हम कह सकते हैं कि सुनना है। एक तरह से हम बोलते हैं ताकि संवाद कायम हो सके और लोगों के साथ हमारा नाता जुड़ सके। और हमारी जो बोली गई बात है, अगर वो ठीक से सुनी नहीं गई, समझी नहीं गई, तो नाता बनने की बजाय तो बुआ मनमुटाव की स्थिति बन जाती है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई लेकिन फिर वही बात है जो हमने पहले भी कहा कि लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं और सुनना कम। विचार भाव इतने भरे होते हैं ना अंदर के, लगता है कि भाई हम इसको सुना ही दो। हाँ। और लगता है हमें तो सबसे ज्यादा आता है। फिर कहीं ना कहीं अगर आप में तनाव है तब तो लगता है इसको निकाल ही दो, है ना? और लगता है कि सबसे ज्यादा तनाव हम ही को है, तो इसको बस खाली कर दो। फिर और हम खुद तो हल्के हो जाते हैं, और जिसने सुना सामने वो तो बेचारा परेशान हो जाता है। इससे एक बड़ी बात ये भी है बुआ कि जब बहुत ज्यादा बोलते हैं तो कई लोगों का बोलना अपने उनके अहंकार को दिखाता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति अगर कोई है तो वो अपने तर्क या अपने विचार दूसरों को सुनाने में ही आनंद महसूस करता है, और वो अपने आप को बुद्धिजीवी दिखाकर ही अहंकार सिद्ध करता है। और उस व्यक्ति को लगता है कि वो अगर किसी की बात सुनेगा तो वो छोटा हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। और ये जो अहंकार वाली बात तुमने कही, ये बात उसकी पुष्ट भी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला कभी कभी इसलिए सुन लेता है कि उसको लगता है कि चलो ठीक है, इनका बोलने का मन है तो यही बोलने आज, या ये बोलते हैं तो ऐसे एक बात खत्म नहीं होती और तार जोड़कर दूसरा बोल देते हैं कि कहीं से गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई क्वामा लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं, कोई डॉट लगाएं, तब तो हम बीच में घुसे। तो वो कुछ गुंजाइश नहीं देते हैं, कोई भी एक झिर्री नहीं छोड़ते हैं कि आप उसमें प्रवेश कर सकें, है ना? लेकिन वाकई में उन लोगों के धैर्य को मानना पड़ेगा जो सुनते हैं। और इस पर हमारे एक श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वही लिखते हैं कि अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। पहले कहानी किस्सा सुनाने का परिवार में बड़ा चलन था, और जो किस्सा सुनाते थे उनका पूरा नाम रहा करता था। कहानी सुनाना भी एक कला है, उसे सुनना भी एक कला है। रात में घर के जो बड़े होते थे वो कथा जरूर सुनाते थे, पर कथा सुनाने का कथा सुनने का एक कायदा होता था। जब कथा सुनाने वाला कथा सुनाता रहे तो बीच में हूँ या हाँ बोलते रहने, यानी कि ये बताता है कि आप कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इसको हुंकारी भरते हैं ना। हाँ। बोलना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हुंकार भरना है। और बड़े बुजुर्गों का अनुभव कभी कभी किसी की मन की व्यथा को भी सुन लेना चाहिए। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि होता है ना कि हम लोग बार बार कर रहे हैं कि संबंध प्रगाढ़ हों, तो स्वस्थ संवाद करने, प्रगाढ़ संबंध है तो किसी की बात को समझने और कुछ सीखने के लिए सुनना जरूरी है। जो ध्यान से सुनते हैं वही ठीक से समझते हैं और बाद में दूसरों को समझा भी पाते हैं। जिनमें सुनने की कला होती है वो सामने वाले के बोलने के ढंग और आवाज के उतार चढ़ाव को सुनकर उसके शब्दों का असल अर्थ जो है वो समझ जाते हैं। सुनना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि कला है, और इसे भी कोशिश करके बेहतर बनाने की दरकार होती है। जो ऐसा कर लेता है उसके सफल, सुखी और संपन्न होने के आसार बढ़ जाते हैं। और इसीलिए कई बार ये सुनना बड़ा अच्छा लगता है, वो तभी जब बोलने वाले जो भी हैं वो बोलने की कला में कुशल हो, उनकी भाषा, उनकी शब्दावली का स्तर भी अच्छा हो। वहीं सुनने वाले तक कोई बात पहुंची या नहीं, वो इस बात पे निर्भर करता है कि श्रोता वहां मौजूद होकर भी मौजूद है या फिर नहीं है। अगर हम अपने मन में एक तरह से ये निर्णय ही बना ले कि जो बोल रहा है उसका बोलना व्यर्थ है या फिर उसको बोलने दो बस, हाँ, उसकी बात हमें अच्छी लगनी ही नहीं है, चाहे वो कितनी लाख पते की बात क्यों ना कहे, मगर हमारा मन अगर ये ठान चुका है तो उनकी किसी बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। जिसको कहते हैं ना कान बंद करके सुनना। हाँ, या फिर एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। कुछ लोग तो प्रवेश ही नहीं करने देते हैं और इसको जैसे कहते हैं ना चिकना घड़ा, ऐसे बैठ गए बिल्कुल और लगता है कि बिल्कुल विचार शून्य अपना चेहरा बना लेते हैं। लेकिन भाई सुनना बहुत जरूरी है।
मन, शरीर, विचार, भाव सब पूरी तरह से वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप दिखा रहे हैं। जब दत्तचित्त होकर हम सुनते हैं किसी की बात को, तो वक्ता और श्रोता के बीच एक सेतु बन जाता है और बात हमारे मन मस्तिष्क तक पहुंचती है, बल्कि यूं कहें कि हमारे दिल तक पहुंच जाती है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम सुनते ही किसी बात का मूल्यांकन करना शुरू कर दें, बल्कि सम्यक श्रवण से जीवन में बहुत सारी उलझनों को सुलझाया जा सकता है और जो गलत फहमियां हैं उनका शिकार होने से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली और अंतराल के बाद हम फिर से आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ तन मन के साथ। यानी कि स्वच्छता और इससे जुड़े हुए जो हमारा स्वास्थ्य है उसकी बातों को साथ लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ ही है स्वस्थ रहने का सही तरीका। ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। वैसे तो लगता है कि ये शरीर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसकी अनदेखी से जहाँ एक तरफ हमें शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं, वहीं गंभीर संक्रामक बीमारी भी हो सकती है, उसकी चपेट में हम आ सकते हैं ना। बिल्कुल। अगर कुछ बुनियादी स्वच्छता की बातों को ध्यान में रखा जाए तो हम अपने साथ साथ अपने जो हमसे जुड़े हुए हैं उनकी सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं। और अच्छी सेहत पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर रोज़ सुबह से उठकर शाम तक हमारे काम में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जिन चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो स्वास्थ्य गतिविधि जो है हमारी, जिन्हें हम हाइजीनिक एक्टिविटीज कह सकते हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी से हमें निभाना चाहिए। हाँ भाई, क्योंकि हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। स्वच्छता के कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर में ताजगी रहती है। हम सभी को हमेशा स्वच्छता के लिए आसपास की सफाई रखना चाहिए और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वच्छता अभियान जो चलाए जा रहे हैं, हमें उनका पालन भी करना चाहिए। ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन अगर हम अपने शरीर से जुड़ी अपनी स्वच्छता की और स्वास्थ्य की बात करें तो हम बात करें सिर से शुरू करते हैं, बालों की हाइजीन की बात करते हैं। बालों की मतलब तुम आज एकदम सफाई करवाई दोगी? चलो ठीक है। हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, तो हफ्ते में जरूर 2 बार शैम्पू करना चाहिए, बालों को अच्छे से धोना चाहिए और बालों पर साबुन का इस्तेमाल जहां तक हो सके कम करें, क्योंकि इनमें जो मौजूद केमिकल तत्व होते हैं ना, वो बालों को नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत देर तक उन्हें गीला नहीं रखना चाहिए। अगर बारिश के दिन है या सर्दी के दिन है तो आप कभी कभार बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि जड़ों पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन पोषण देने के लिए, बालों को पोषण देने के लिए 1 बार हफ्ते में तेल लगाकर मालिश भी हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और ये जो साबुन जब या शैम्पू हम जो लगाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से धोना भी चाहिए, मतलब जड़ से वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। इस बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं तो ही अच्छा है। और फिर अब बात आती है त्वचा की, तो उसकी स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में सभी को बहुत पसीना आता है और सूखने के बाद हमारे शरीर पर बहुत सारे जो है ना वो कीटाणु रह जाते हैं, तो इसे तुरंत साफ करना चाहिए। वैसे आमतौर पर क्या होता है, हमें जब बहुत पसीना होता है तो हम वातानुकूलित जो कमरा जहाँ पर लगा होता है यंत्र, वहाँ बैठ जाते हैं, पसीना सूख जाता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाई ऐसा ना करें। हाँ। एक बार अगर पानी डाल लेंगे बदन पर तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो वो जम जाता है, आप भी देखते हैं जब कपड़ों में देखो जम जाता है चंचल बिटिया, हाँ। तो कैसा वो लाइन बन जाती है ना, हाँ। बन जाती है। तो कहीं ना कहीं उसमें लवण रहता है, नमक रहता है, तो वो आपके शरीर पर समझिए जमा हो चुका है। तो एक बार नहा लें तो बेहतर है ना। बिल्कुल। और छोटे बच्चे जब शाम को खेल कर आते हैं, पसीने से लथपथ आते हैं, तो उन्हें भी हम आदत डालें कि भाई शाम को आए हो, धूल मिट्टी में भी हो और पसीने में भी हो, तो एक बार नहा लो। बिल्कुल। और इसी तरह से अगर हम बात करें ओरल केयर की, जिसे हम मुंह की स्वच्छता कहते हैं, ये बड़ा अहम हिस्सा है। सांसों में बदबू, दांतों में कैविटी, मसूड़ों में तकलीफ, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना अगर हमें करना पड़ेगा अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे स्वच्छता का। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना 2 बार ब्रश करने की आदत डालें, यानी कि 1 बार सुबह और 1 बार रात को सोने से पहले। जब भी कुछ खाएं तब भी 1 बार मुंह को साफ कर लें। तो अगर बचे हुए कुछ कण रह गए हैं मुंह में, कुछ अटका रह गया है, तो वो भी निकल जाएगा। और आमतौर पर होता वही है कि जो दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में, दांतों और मसूड़ों के बीच में जो जगह होती है वहाँ कीटाणु रह जाते हैं और वहाँ अपना घर बनाते रहते हैं। तो रात में विशेष तौर से दांतों को साफ करके ही सोएं। जो हम लोग नहाने की बात कर रहे थे चंचल बिटिया, तो आजकल वैसे तो हम लोगों ने कह दिया नहा लें, लेकिन अगर ज़्यादा लगता है कि कुछ खुजली आदि मच रही है तो कुछ एंटी फंगल या कुछ इस तरीके की चीज़ आपके त्वचा के हिसाब से उसका भी प्रयोग ज़रूर करें। कुछ ऐसी बूंदें डाल लें दवाओं की जो आपके शरीर को तरोताज़ा कर दें, है ना। हो सके तो गुलाब की पंखुड़ी है या गुलाब जल डाल लें। और बहुत सारी चीजों में कपूर, क्योंकि ठंडक देता है, तो हाँ। कपूर की भी चीजें डालकर, तेल में भी कपूर डालकर आप सर की भी मालिश कर सकते हैं, बदन की भी मालिश कर सकते हैं, है ना। और ये बातें जब तक आपको लगे कि घरेलू नुस्खों से आराम नहीं आ रहा है, जब आपको लगने लगे कि तकलीफ बहुत बढ़ रही है त्वचा पर, तो जरूर से चिकित्सक की
सलाह ले लें। लेकिन आजकल तो देखो नीम की पत्ती को पानी में उबाल कर उससे भी नहा लें एक बार तो अच्छा रहेगा, है ना, कि एंटीसेप्टिक का काम करेगा। बहुत सारे बुआ कह सकते हैं कि हमारी जो रसोई है या हमारी जो वनस्पति है, प्रकृति है, इनमें इतने सारे गुणों की खान मौजूद है ना कि हम अगर डॉक्टर के पास ना भी जाएं तो बेसिक जो इलाज है, जो बुनियादी चीजें हैं, वो तो हम यहीं से शुरुआत आराम से कर सकते हैं। और दिन भर न जाने कितनी चीजों को हमारे हाथ छूते हैं और हो सकता है वहां कहीं बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो। हाँ। तो इसीलिए हाथों की जो स्वच्छता है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। शौच के बाद भी और खाने से पहले भी, खाने के बाद भी हमें हाथ जरूर धोने चाहिए। और बाहर से अगर कहीं आए हैं, हमने कुछ चीजों को छुआ है, तब भी हमें हाथ धो लेने चाहिए। बिल्कुल। वैसे आमतौर पर हम जब बाहर से आते हैं तो हम कुछ ना कुछ तो छूते ही हैं, भले ही लिफ्ट का बटन हो, चाहे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो उसकी रेलिंग हो, या आप कहीं किसी वाहन से आए हैं तो आपने पैसे दिए होंगे, लिए होंगे। तो पैसा जो है, करेंसी जो है, चाहे वो सिक्के हो चाहे नोट हो, उसमें बहुत सारे जीवाणु विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं। तो भाई इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, साबुन धोने में ना सबसे ज्यादा जल्दबाजी हम लोग करते हैं। गए फटाफट थोड़ा सा 2 बूंद डाला या बट्टी उठाई और थोड़ा सा एक बार लगाया और फटाफट धो लिया, सोचा साफ। नहीं, जो उसका तरीका बताया गया है कि दोनों हथेलियों को पहले रगड़ें, फिर उंगलियों के बीच में दूसरी उंगली डालकर उसको रगड़ें, फिर पीछे रगड़ें, पूरी तरह से जैसे हम लोगों ने अभी कोरोना काल में बहुत इस पर अभ्यास किया है, सीखा है, तो फिर उस पाठ को याद कर लें और उसी तरह से करें, है ना। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां साबुन पानी मौजूद नहीं है तो सैनिटाइजर भी अपने साथ रख सकते हैं, जो उस समय के लिए आपके हाथों पर जो बैक्टीरिया चिपक गए हैं उन्हें खत्म कर सकता है। और हाथ पैरों के नाखून भी समय समय पर काटते रहें। बच्चों के भी नाखून काटें, क्योंकि जब वो मिट्टी में खेलते कूदते हैं तो नाखूनों में गंदगी भरी रह जाती है, जो कि आगे चलकर बैक्टीरिया बन सकते हैं। और महिलाओं में अगर हम बात करें तो जो उनके 4 दिन होते हैं जिन्हें हम माहवारी के दिन कहते हैं, तो इन दिनों में जो अंतरंग स्वच्छता है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है बुआ। जी हाँ। और इसीलिए किसी अच्छे सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करें और 4 घंटे से अधिक तक एक नैपकिन को लगा के ना रखें। बिल्कुल। और चाहे रक्तस्राव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बदल ही लें। ये ना सोचे कि गंदा नहीं हुआ है तो उसको बदले नहीं, क्योंकि समय समय पर उसका बदलाव बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पसीना होता है या और तरीके के पानी आदि लगते रहते हैं उसमें, तो इस बात का बराबर ख्याल रखें। हर शरीर का हर अंग जो है वो सूखा ज़रूर रखें, कहीं पर भी नमी भी ना रहे। पानी तो बहुत दूर की बात है, नमी भी नहीं रहनी चाहिए। तो पूरे शरीर को अच्छी तरह से सोख लेना चाहिए या तौलिया से सुखा लेना चाहिए। हम लोग जो बात कर रहे थे कि नाखून काटने की, हाथ पैरों की, वहीं पैर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि गर्म पानी में पैर डाल के तलवे जो हैं वो अच्छी तरह से साफ करें, एड़ियाँ साफ रखें। हम अक्सर भूल जाते हैं और धीरे धीरे उसमें गोखरू या कॉर्न जो होता है वो पनपने लगता है और वो पता नहीं चलता, है ना। और इसी तरह से जब वो फटी हुई दरारें जो होती हैं पैरों में, उनमें भी बहुत सारे, जब हम मिट्टी में अगर चलकर आए हैं, ऐसी किसी जगह से हम गुजर के आए हैं जहां पर धूल मिट्टी या थोड़ी भी गंदगी थी, तो वो पैरों में जमा हो जाती है। वो भी गर्म पानी में डालने से निकल जाती है। बिल्कुल। हमारे एक सुनने वाले लिखते हैं कि स्वास्थ्य वहीं पलता बढ़ता और बसता है जहां स्वच्छता का वास हो, घर हो या मोहल्ला। साफ सफाई में आलस स्वच्छता को बिगाड़ सकती है। जब स्वच्छता बिगड़ी हो तो स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बिगड़ ही जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, कहते हैं जान है तो जहान है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना हम सब नागरिकों का कर्तव्य है। इसके लिए सरकारें ही नहीं, हम आप नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी है। खुद भी स्वच्छता का ध्यान रखें और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। स्वच्छ वातावरण तो स्वस्थ तन मन। बिल्कुल सही बात है। और घर हो, दफ्तर हो, अपना गली मोहल्ला हो, सफाई का ध्यान तो हमें हर जगह रखना चाहिए। तितर बितर सामान अगर घर में भी बिखरा हो ना, तो वो भी कहते हैं कि एक तरीके से नकारात्मक ऊर्जा घर में बिखेर देता है और बीमारियां भी कई बार घर में साथ ले आता है। तो ऐसा ना करें, ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि जब हम ये नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे सब तरफ फैलती है तो हमारा आत्मविश्वास वो भी कम होने लगता है या हीन भावना भी मन में आने लगती है। हम अकेले या लोगों से दूर रहने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और खुश रहें और सब में खुशियां बांटें। जी हाँ। वो गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि वाकई में पवन पुरवैया का झोंका भी अगर लग जाए ना तो बड़ी राहत दे जाता है। राहत दे जाता है। वैसे पुरवैया के झोंके की और भी बहुत सारी कहानियां हैं, किस्से हैं कि जब आती है ना तो पता है जोड़ जोड़ में दर्द होता है। ऐसे ही लोग कहते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, वो भी तकलीफ देती हैं। तो कहते हैं गांठ गांठ में दर्द होता है। लेकिन हाँ, हवा जब चलती है तो अच्छा तो लगता ही है। और हम तरसते हैं, देखते हैं ना पेड़ पौधों की ओर, एक भी पत्ती हिल नहीं रही है तो लगता है अगर चल भी रही हो हवा ना तो ऐसा लगता है कहीं लग नहीं रही है ना। और इन दिनों में, गर्मी के दिनों की हम बात करें तो
भारत देश के कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि यूं तो हवा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ऐसी जोर की आंधी आती है ना कि वो आंधी पूरे घर में धूल मिट्टी पूरा लगता है कि घर भी गंदा हो गया। फिर वो अच्छी तो लगती है हवा, लेकिन काम बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो भाई काम बढ़ तो जाता है, लेकिन खाना पीना कहाँ रुक पाता है, ये भी तो बात है। तो व्यंजन विधि भी तो आज हम बताएंगे, और मौसम है तो हमें लग रहा है तुम पहले कुछ शरबत वगैरह बताओगी ना। बिल्कुल बुआ, गर्मी है तो जैसे पुरवैया के झोंके हमें राहत देते हैं ना, जब बहुत गर्मी लगे तो ठंडे पेय पदार्थ भी हमें राहत देते हैं। जी हाँ, लेकिन ऐसा है चंचल बिटिया कि यही मौसम है अचार डालने का भी, तो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, अचार भी बताएंगे। तो वैसे तो जब हम लगता है तो अक्सर दही अगर रखा है तो लस्सी बना के पी लेते हैं, लेकिन अगर नींबू रखा हो तो पुदीना और नींबू का शरबत भी बना सकते हैं। तो इसे कैसे बनाया जाता है पुदीना और नींबू का शरबत, इसके लिए हम सामग्री बताते हैं। तो पुदीने की पत्ती 25 से 30 पत्तियां ले लेनी है, 4 नींबू ले लीजिए लगभग, और ये निर्भर करता है कि नींबू का जो आकार है वो कितना बड़ा है या उसमें रस कितना है। चीनी लगभग 3-4 कप ले लीजिए, और जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, और अगर आपको ठंडा ज़्यादा पसंद है तो एक्स्ट्रा बर्फ़ के टुकड़े भी आप इसमें डाल सकते हैं, और लगभग 4 गिलास पानी लेना है। अब इस देसी कोल्ड ड्रिंक को यानी पुदीने और नींबू के शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले पुदीना ले लें, उसे साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें, यानी कि पूरी मिट्टी उसकी निकल जाए। इसके बाद एक बड़े से बाउल में पुदीने को अलग रख दें, और नींबू को लेकर उसे बीज से 2 टुकड़ों में काट लें और उसके बीज निकालकर अलग कर दें, और एक कटोरी में नींबू का सारा रस निकाल लें। इसके बाद एक मिक्सर जार में डालकर पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, चीनी, ये सब चीज़ें एक साथ डालकर पीस लीजिए। और फिर इसके बाद में इतना इसको ग्राइंड करना है कि ये बहुत महीन पीस जाए। इसके बाद इसे एक अच्छी सी छलनी से या किसी बारीक कपड़े से छान लें, और 4 गिलास में जो हमने जो पानी लिया था उसमें इसको मिला दें छानने के बाद में, और बस ये स्वादिष्ट जो शरबत है ये बनकर तैयार है। और अगर आपने जो पानी लिया वो पहले से ही ठंडा है तो आपको अलग से बर्फ डालने की जरूरत नहीं है। और अब कोकम शरबत की बात करें तो सबसे अच्छा फायदेमंद शरबत है, पीते ही ठंडक का एहसास होता है। 150 ग्राम करीब कोकम लें, ताज़ा या सूखा हुआ हो दोनों कोई भी ले सकते हैं आप। 2 कप गर्म पानी चाहिए, 2 कप शक्कर चाहिए, 1.25 कप करीब। इसको आप और भी कम कर सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, स्वादानुसार काला नमक और सफ़ेद नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आवश्यकता अनुसार पानी चाहिए। एक बाउल में क्या करें, कोकम को गर्म पानी में भिगोकर 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए। फिर इसको प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगाकर पका लीजिए। जब ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार में डालकर पेस्ट बना लें। आप कोकम पेस्ट को एक कढ़ाई में धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें। फिर उसमें शक्कर, थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिला लीजिए, चलाते हुए गाढ़ा होने तक इसे पकाएं। फिर इसमें क्या करें कि जो भुना हुआ जीरा पाउडर है, दोनों तरह के नमक यानी काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। गैस बंद कर दीजिए। ठंडा हो जाए तो इसको छान लें और एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें, और फिर जब मन करे तो शरबत बनाकर पी लें। ये सिरप तैयार हो गया, और इसको आप कभी भी पी सकते हैं, लेकिन 1-2 महीने से ज़्यादा इसको न स्टोर करें, क्योंकि इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव वैसे नहीं डाला है, तो ये राहत देता है। क्या बात है। शरबत, उसके बाद प्यारा सा गीत, और अब अचार की बारी आ गई। बिल्कुल, मीठे के बाद में थोड़ा सा चटपटा हो जाए और खाने में भी स्वाद दिला देता है अचार। देखो यही तो मौसम है ना, अभी क्या किया जाए, आम आ रहा है, कटहल आ रहा है। आम का कुछ बहनों ने मीठा अचार डाला होगा। कटहल की अगर बात करें तो सब जगह तो नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ डाल सकते हैं। बहुत छोटा वाला नहीं लें, थोड़ा सा बड़ा वाला लें, क्योंकि बहुत छोटा वाला जो होता है बतिया जिसको कहते हैं, वो तो सब्जी आदि के लिए ठीक रहता है। थोड़ा सा बड़ा वाला लें, उसको भाई हम तो यही कहेंगे कि कटवा छिलवा के लाएं घर में। हाँ, मुश्किल सबसे बड़ी मेहनत इसी में लगती है, उसको काटने छीलने जी में। तो वो कर लें, और उसके बाद उसकी जो फांक है उसको लाके अच्छे से धो लें। उसके बाद उसको आप 1 सीटी दे दीजिए कुकर में, चाहे तो, नहीं तो खुले भगोने में भी आप उसे पका सकते हैं। थोड़ा पानी डालकर अच्छे से उसको अच्छे से 1 गिलास पानी डाल के कर दीजिए, और पानी उसके बाद बहा सकते हैं आप, बहा दीजिए। उसके बाद उसको कपड़े के ऊपर थोड़ा फैला दीजिए थोड़ी देर, ताकि जो पानी है वो सूख जाए। पानी जो अतिरिक्त है वो तुरंत, और गरम फैला दीजिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर भगोने में पानी में पड़ा है, ऐसा बिल्कुल ना करें। तुरंत छन्नी में छाने उसको, तुरंत फैला दीजिए, थोड़ा सूख जाए, करीब 2-3 घंटे पड़ा रहने दें, चाहे पंखे के नीचे या धूप में, दोनों कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करें कि किसी भगोने में ले लें उसको। 2 किलो अगर है तो उसमें करीब 250 ग्राम करीब नमक डाल दें, जैसे कि अंदाज से जो सब्जियों जो आप बाकी अचारों में डालते हैं उसी तरीके से। जब हम उबालने रखेंगे तो उबालते समय ही हमें नमक डालना है? नहीं, नमक नहीं डालेंगे। अब जब हमने उबालने के बाद जब उसकी फांके रख ली भगोने में, तब नमक डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। जितना नमक है उसका लगभग आधा मात्रा में हम हल्दी डाल देंगे, और दोनों चीज को मिलाकर छोड़ देंगे करीब 1-2 दिन के करीब।
2 दिन करीब आप छोड़ दें या 1 रात भी अगर छोड़ देंगे तो पर्याप्त है। उसके बाद इसका मसाला तैयार करना होगा। उसमें वही है कि जिसको मंगरेला बोलते हैं, कलौंजी लोग बोलते हैं, वो करीब 1 बड़ी वाली कलछी या 1 टेबल स्पून जो होता है वो, और धनिया नहीं, मेथी जो है, मेथी को थोड़ा सा भून लें भगवान, अरे इस पे कढ़ाई में सूखा बिल्कुल भूनना है आपको, बिल्कुल सूखा भून लें। फिर ऐसे ही सौंफ सूखा भून लें। इन दोनों चीजों को सूखा भून लें, दरबरा पीस लें, अलग अलग करके, हाँ अलग अलग भूने, लेकिन कलौंजी को नहीं भूनते हम लोग। और सिर्फ इन दोनों चीजों को भून लें, दरबरा पीस लें, और कलौंजी को भी पीसना नहीं है, ठीक है। तो अब ये मेथी और दाने को पीस दिया हमने, सौंफ थोड़ा सा दरबरा पीस लिया, और ऐसे ही लाल मिर्च पाउडर ले लें और इन सब चीज़ों को उसमें मिला दें। और उसके बाद हींग आप डाल सकते हैं 1 चम्मच। और ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद अच्छी तरह से किसी बर्नी में या जार में उसको भर दें शीशे के, और उसके बाद खूब टाइट करके, जिसको कहते हैं ना अचार की तरह ठूस के भरना वो भर दें। और उसके बाद उसमें तेल भर दें। उसके बाद तो तेल जो है वो हमें कच्चा डालना है कि उसको कई बार तेल में हम तेल को गर्म करके खौला के भी ठंडा करके डालते हैं। कुछ लोग, देखो ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। और भाई हम जैसे अगर बात करते हैं तो हम तो बनाते हैं तो हम कच्चा तेल डाल देते हैं और ठीक ठाक रहता है। तो ये निर्भर करता है, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसा तेल है बाजार का, तो वो गर्म कर लेते हैं, उबाल लेते हैं और सारा फिर उसको ठंडा करके डालते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। उसमें हाँ एक बात और है कि 2 किलो है तो करीब आप पाव भर उसमें आम डाल दें, चाहे कद्दूकस करके डालें चाहे फांक डाल दें, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा तो स्वाद बढ़ जाएगा। देखो चंचल, देखते समय पूरा हो। हम यही कहने वाले थे, दिल की बात अगर सुनोगी तो जाने का मन नहीं करेगा, घड़ी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मन तो नहीं करता, लेकिन विदा लेने का समय हो चला है तो जाना तो पड़ेगा ताकि अगली बार आ सके। जी हाँ, तो इंतजार करिए। और सोमवार को कथा सुधा लेकर हम हाजिर होंगे, और ताई का जो है अगला भाग आप सुनेंगे, जो अभी आपने इस बार सोमवार को आधा सुना था, उसका अगला भाग सुनिएगा। इंतजार रहेगा आपको भी और हमें भी। बिल्कुल। तो चंचल वर्मा का और प्यारी बुआ का नमस्कार।